सो हेलो मेरे क्लास 12 के योद्धाओं, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप आप सभी लोग ऐसे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। अगर तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो इस एक वीडियो को देखने के बाद आपकी हिंदी के 20 अंक पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश देखने वाले हैं ट्रिक के साथ। ऐसा बताने वाले हैं कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप वैसे ही यहाँ से इस एक वीडियो से 20 अंक पक्के कर सकते हैं बिना कोई चैप्टर पढ़े हुए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए देखते हैं। सबसे पहला गद्यांश हमारा भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से। देखो, अगर तुम्हें कोई भी गद्यांश दिया जाता है, सबसे पहले उस गद्यांश को पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ो। एक बार जो है ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ो एक बार में, और साथ ही साथ देखो कि उस किस चैप्टर का है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया आपने शुरुआत में कहा कि हमको चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिर हम पहचानेंगे कैसे कि ये किस चैप्टर का है। तो याद करो, मैंने तुमको कल बताया था कि गद्यांश पहचानने की ट्रिक। मैंने आपको कुछ कीवर्ड दिए थे ना कि हाँ, अगर ये कीवर्ड इस चैप्टर में आ जाते हैं, मतलब कि इस गद्यांश में ये कीवर्ड आ जाते हैं तो ये इस चैप्टर का है। अगर ये वाले कीवर्ड आ जाते हैं तो ये इस चैप्टर का है। जैसे मैं तुमको बताया था कि भूमि के पर्यायवाची आते हैं, राष्ट्र का नाम आता है, राष्ट्रीयता का नाम आता है, तो ये राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से है। तो अगर हम इस गद्यांश में देखें तो इस गद्यांश में हमको क्या मिला? सबसे पहले मिला हमको भूमि, और मैंने क्या बताया था, तुमको पृथ्वी का कोई भी पर्यायवाची मिल जाए तो समझ लेना कि वो राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से है। दूसरा कीवर्ड मैंने बताया था राष्ट्र। राष्ट्र हमको नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर हमको मिल गया राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता भी हमने कल आपको बताया था, याद करो तुम। की बात करें, संस्कृति की बात करें, तीन चीजें, जन की संस्कृति की बात करें, भूमि की बात करें, राष्ट्रीय जन की बात करें, राष्ट्र संवर्धन की बात करें, राष्ट्रीयता की बात करें, है ना। तो मैंने आपको राष्ट्रीयता भी बताया था। मैंने बताया था अगर कहीं राष्ट्रीयता आपको मिल जाए, कहीं पर आपको क्या मिल जाए, पृथ्वी मिल जाए, तो आप समझ जाना कि वो जो गद्यांश है वो राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। अब आपने समझ लिया कि ये जो है राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से है ना। अब जो है यहाँ पर जो है हमने इसको पूरा नहीं पढ़ा, हमने समझ लिया, लेकिन फिर भी हमने समझ लिया कि ये राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। अब चलो हमको जितना अनुवाद करना है, जिसकी हमको व्याख्या करना है, वो हम देख लेते हैं। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरे होंगी उतना राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा पर आवश्यक धर्म है। ठीक है, अब चलो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमको 10 नंबर मिलने होते हैं। 10 नंबर में आपको 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 में से एक संदर्भ रहेगा, एक आपका व्याख्या रहेगा, और 3 जो है उसी पैराग्राफ पर, उसी गद्यांश पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसके आंसर उसी गद्यांश में आपको मिल जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश के पाठ हो लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, यानी यहाँ पर हमको जो है संदर्भ लिखने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल जी हैं। ठीक है, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, चलिए मैं आपके लिए छोटा कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित। इसको आप काट सकते हैं, यहाँ से आप कट कर दीजिए, यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए। ठीक है, इसको भी आप कट कर दीजिए। छोटा हो गया ना, कितना छोटा हो गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप निबंध से उद्धृत है ना। संदर्भ हमारा बन गया। आसानी से आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल जी हैं। आसान शब्द रहेगा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल। लेकिन जब तुमको संदर्भ पूछा जाएगा तब तुमको यही लिखना होगा जो मैंने ऊपर तुमको बताया। और जब तुमको यहाँ पर क्या पूछा गया था कि पाठ के नाम और लेखक का नाम लिखिए, तब आप जो है इस तरह ऑप्शनल इस तरह लिख सकते हैं, तब आप जो इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन तब भी मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा संदर्भ ही लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आसानी से कर ले जाएंगे। कैसे कर ले जाएंगे? क्योंकि भैया इसमें हमको गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखना रहता है। अब पाठ के मतलब उनके लेखक का नाम तो हमको पता है कि राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सड़गवाल जी का है, निंदारस हरिशंकर परसई का है, इस तरह तो हम पहचान जाते हैं। ठीक है, और जो है चैप्टर भी आपने पहचानना बता दिया कि मतलब गद्यांश भी आपने पहचानना बता दिया कि ये किस चैप्टर का है। इसके लिए आपने कीवर्ड बताया था कुछ। हाँ ठीक है, तो आप सभी लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप सभी लोग जाकर वो वाली क्लास जरूर देख लीजिए, जिसमें हमने बताया था कि किसी गद्यांश को कैसे पहचाने कि वो किस चैप्टर का है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलो, अब इसके बाद आता हमारा व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जिस चैप्टर का गद्यांश है उसके लेखक कौन है, तो आप बताओगे भैया डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल कहते हैं कि या फिर ये लिख सकते हैं कि डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल का मानना है कि, आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं।
पर ठीक है, अच्छा रहेगा। डॉक्टर वासुदेव सरगवाल कहते हैं कि उसके बाद में आपको इसका व्याख्या करना है। यहाँ पर आपको अंडरलाइन दिख रहा होगा, ये जो गद्यांश है आपका अंडरलाइन है, इतना इतना ही हमको जो है व्याख्या में लिखना है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरे होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। तो यहाँ पर हम इस तरह नहीं लिख सकते कि जो है डॉक्टर वासुदेव सरगवाल कहते हैं कि उसके बाद में पृथ्वी और राष्ट्रीयता के संबंध बताते हुए कहते हैं ना, पृथ्वी और राष्ट्रीयता के बारे में संबंध बताते हुए कहते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय भाव होते हैं, राष्ट्रीय भाव वो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, और जो राष्ट्रीय भाव पृथ्वी से नहीं जुड़े होते हैं, जो राष्ट्रीय भावनाएं पृथ्वी से नहीं जुड़े हुए होते हैं, वो निर्मूल होती हैं, अर्थात निराधार होती हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं, है ना। हमारी राष्ट्रीय भावों का अंकुर उतना ही पल्लवित होगा, मतलब हमारी राष्ट्रीय भावनाएं उतनी ही मजबूत होंगी, है ना, जितना हम अपनी पृथ्वी के प्रति सचेत रहेंगे। ठीक है, यही हमको लिखना है। चलो, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, व्याख्या में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि डॉक्टर वासुदेव सरगवाल के अनुसार, या डॉक्टर वासुदेव सरगवाल कहते हैं कि जैसा मैंने तुमको पहले बताया, या फिर डॉक्टर वासुदेव सरगवाल का मानना है कि, मतलब उस चैप्टर के लेखक के नाम से आप शुरुआत करेंगे। क्या लिखेंगे कि राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट है ना, और जो है अनिवार्य रूप से आवश्यक भी है। बिना राष्ट्रीयता मतलब बिना पृथ्वी के राष्ट्रीय भाव नहीं हो सकते। इसीलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही राष्ट्रीय भावों का विकास भी होगा, उतनी ही हमारी राष्ट्रीय भावनाएं मजबूत होंगी। ठीक है, और जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा होता है, वह राष्ट्रीयता निराधार होती है, निर्मूल होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वह राष्ट्रीयता व्यर्थ होती है। ठीक है, इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य धर्म है कि जो है युवा पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की प्रति जो है पूरी तरह से परिचित रहे, है ना, उसके नदियों के प्रति, उसकी झीलों के प्रति, उसके भौतिक स्वरूप के प्रति, है ना, उसकी सड़कों के प्रति तो सचेत रहे। साथ ही साथ उसके सौंदर्य, उसकी उपयोगिता और उसके महत्व की भी आधिकारिक जानकारी रखे, उसके महत्व को समझे, उसके भौतिक स्वरूप के प्रति सचेत रहे, उसकी जानकारी रखे। ठीक है, तो ये हमारा इसका बन गया अच्छे से, इसका गद्यांश का व्याख्या भी अच्छे से बन गया, है ना, बहुत आसान था। ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं रहता। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया गद्यांश, मतलब कि, और जो है संदर्भ हो गया, हमारा व्याख्या भी हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले 3 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ये आपको गद्यांश में ही मिल जाएंगे, बस आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अभी आप सभी लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, कि हम जो है उसके भौतिक स्वरूप के प्रति जानकारी रखें, है ना, यही तो, उसके अंग अंग के प्रति सचेत रहें। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि हम जो है अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें, किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दें, मतलब इसके बिगड़ने ना दें। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर जो है इसमें, इस गद्यांश में दिया गया है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। अगर तुम देखोगे ये सारे जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। देखो, अगर तुम इसको ढूंढने आओगे इसमें, तो इसमें यहाँ पर तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा कि जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई होती है वह निर्मूल होती है। यहाँ पर क्या पूछा गया था कि किस राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो यहाँ पर हमको आंसर क्या मिला कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है ना। तो हमको आंसर मिल गया, इतना सा आप उठाकर लिख देंगे इसके आंसर में, है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। चलो, इसका भी अगर हम आंसर यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा बताइए। यहाँ पर ये देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, या हम कह सकते हैं कि हमारी विचारधाराओं की, राष्ट्रीय विचारधाराओं की जन्म देने वाली है। ठीक है, ये हमारा आसानी से हो जाएगा। तो आप सभी ने देखा कि हमको जो है 10 नंबर मिलने होते हैं। 10 नंबर में अगर देखा जाए तो पहला काम होता है हमारा संदर्भ का। संदर्भ हम आसानी से लिख लेंगे क्योंकि हमको पाठ के लेखक का नाम पता हो, बस 5 से 6 पाठ ही तो है ना, हम याद कर लेंगे आसानी से। उसके बाद में गद्यांश पहचानना मैं तुमको आसानी से बता दिया है, पिछली वीडियो में मैंने बता रखा, वहाँ से देख लोगे। उसके बाद में मैंने तुमको व्याख्या में तुमको अच्छे से बता दिया कि हाँ, सबसे पहले उसके लेखक से शुरू करोगे, है ना। उसके बाद में जो आपको वहाँ पर कीवर्ड दिए रहेंगे उसमें क्या करोगे, थोड़े से पर्यायवाची शब्द का आप प्रयोग कर सकते हो उसको गद्यांश को लिखने के लिए, थोड़ा सा आसान उसको बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे तो बहुत ही आसान होंगे। ये समझ लो कि आपके 6 नंबर तो बिल्कुल मुफ्त के ही हैं, वैसे ही रखे रहते हैं, है ना। ये 6 नंबर वैसे ही रखे रहते हैं, बस गद्यांश में जाओ, वहाँ से आंसर ढूंढो और जो है थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिख दो, मतलब वही कीवर्ड वही होना चाहिए, आंसर वही मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो, तो आपने समझ लिया कि हाँ गद्यांश हम कैसे करते हैं, है ना। आई होप क्लियर होगा। चलो, अब हम देख लेते हैं पद्यांश, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है,
हाँ, तो हमारा जो पद्यांश है वो क्या है, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है पवन दूतिका का चैप्टर का है। मैंने, अगर आप सभी लोगों ने जैसे चैप्टर नहीं पढ़ा है, मतलब राष्ट्र का स्वरूप पवन दूत का मैंने पढ़ा रखा, आप सभी लोगों को वीडियो मिल जाएगी, सभी लोग जाकर एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, वीडियो आप सभी लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पर पद्यांश क्या है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना, तू ना तो सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। जो कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यद हो ब्यों में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तब तो भूतांगना को। देखो तुमको पढ़ने में कठिन लग रहा होगा, पर इसका व्याख्या बहुत ही आसान है। अगर तुमको यहाँ पर व्याख्या देखोगे तो यहाँ पर पवन जी वायु से बात करते हुए, मतलब कि राधा जी जो है पवन से बात करते हुए कहती हैं कि देखो सिंपल सा, देखो यहाँ पर इसका अनुवाद है कि अगर तुमको रास्ते में कोई लज्जाशील पथिक महिला अगर तुमको दृष्टि आए यानी कि दिखाई दे, तो उसके वस्त्रों को तो विकृत ना होने देना, मतलब अस्त व्यस्त तुम ना कर देना। मतलब तुम तो चंचल हो, तुम हो सकता है तुम हवा मारो उड़ जाए उसके वस्त्र, तो इस तरह उसको वस्त्रों से अनावृत मत कर देना। अगर वो थोड़ी सी शर्मित हो यानी थोड़ी सी थकी हुई हो तो उसे अपने गोद में ले लेना और उसकी थकान को मिटा देना। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि होठों की और कोमल मुख की मलानताएं मिटाना, या और जो है उस स्त्री के होठों की और उसके कमल समान मुख की जो है मलानताओं को मिटाना। साथ ही साथ अगला क्या है, कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अगर कोई तुमको कलांता, कलांता मतलब दुखी, अगर तुमको कोई दुखी कृषक ललना यानी किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे, अगर तुमको कोई किसान की स्त्री खेत में जो दिखावे यानी खेत में अगर तुमको दिखाई दे, तो क्या करना, धीरे धीरे परस, धीरे धीरे से स्पर्श करके उसके क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियों मतलब दुख हो तो उसके दुखों को मिटाना। ठीक है, अभी मैं दोबारा बता दूंगा, बस एक बार ऊपर ऊपर जान लो। ठीक है, जाता कोई जलद यद हो व्योम में, अगर तुमको व्योम में मतलब कि नभ में, आकाश में अगर तुमको कोई जलद मतलब बादल जाता हुआ दिखाई दे, तो उसे लाल मतलब ले आना और उसके छाया के द्वारा उस तप्त भूतांगना को, उस गर्मी से तप्त भूतांगना को, उस थकी हुई स्त्री को जो है उसकी छाया के द्वारा सुखित करना। ठीक है, प्रसन्नचित्त कर देना। ये हुआ, मैंने तुमको समझा दिया है ना। मैं अभी इसकी मैं अनुवाद बताऊंगा, मतलब इसका जो है मैं व्याख्या बताऊंगा, तो अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं इसका व्याख्या बता दूंगा। ठीक है, तब तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या लिखना है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखे, यानी ये पद्यांश किस चैप्टर का है और इसके लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो ये पवन दूत का चैप्टर से, इसके लेखक जो है हरिओध जी हैं। तो आप सभी लोग इसका संदर्भ आसानी से लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूत का शीर्षक से काव्यांश से उद्धृत है। ये देखो तुमको कठिन दिखाई दे रहा है ना, चलो मैं तुमको बोल कर बता रहा हूँ, तुम आसानी से लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पवन दूत का नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। ठीक है, बस इतना सा लिख दो, हो जाएगा यार, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या मैं बताया मैंने कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पवन दूत का नामक शीर्षक से उद्धृत है, या पवन दूत का नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। बस सिंपल सा, ये तो हो जाएगा ना आसानी से। चलो अगला हमारे क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है उनकी व्याख्या करना है। तो देखो मैंने तुमको पहले ही बता दिया व्याख्या करके कि यहाँ पर इतने वर्ड जो है अंडरलाइन है, तो हमको यहाँ पर इसको बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लज्जाशीला पथिक महिला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि राधा रानी या राधा जी पवन से कहती हैं कि जाते जाते अगर तुमको रास्ते में कोई लज्जाशील पथिक महिला, यानी तुमको अगर लज्जावान स्त्री जो कहीं दृष्टि आए, अगर कहीं दिखाई दे, होने देना विकृत वसना, तू ना तो सुंदरी को, तो तुम उस सुंदरी के वसन मतलब वस्त्रों को विकृत होने ना देना, तो तुम उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत ना होने देना, उसको अस्त व्यस्त ना कर देना। थोड़ी भी शर्मित वह हो, अगर वह थोड़ी सी भी शर्मित हो यानी कि थकी हुई हो, तो गोद में ले श्रांति खोना, तो उसे गोद में लेकर उसकी श्रांति खोना मतलब उसकी थकान को मिटा देना, उसके होंठ की और उसके कमल समान मुख की मलानताएं मिटाना। ठीक है, आसान सा था, मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी बता दिया। नहीं समझ में आया, एक बार जो है दोबारा फिर देख लेते हैं, 10 से 15 सेकंड पीछे करके आप सभी लोग दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। ये तो हमको यहीं पर मिल जाएगा। अगर आप इसका देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्याख्या। व्याख्या अगर तुम कर ले जाओगे व्याख्या से, तो तुम ये नीचे के 3 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, और बाकी मैंने तुमको बता रखा है कि गद्यांश मतलब संदर्भ कैसे लिखोगे। संदर्भ में तुमको पाठ पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैंने तुमको कुछ कीवर्ड बता दिए थे ना, उनको याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहती है। तो यहाँ पर तुमने क्या देखा कि वह उनसे कह रही थी
कि अगर कोई स्त्री दिखाई दे तो उसको उसकी थकान को मिटा देना। कोई किसान की स्त्री दिखाई दे, अगर वह थकी हुई हो तो उसे आकाश में जाना, वहाँ से बादल लेकर आना और उसको जो है उसकी छाया के द्वारा प्रसन्नचित कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि राधा जी पवन को आदेश दे रही हैं कि अगर तुमको रास्ते में कोई दिखाई दे, दुखी दिखाई दे, तो उस पर उपकार कर देना, यानी परोपकार करने के लिए कह रही हैं। तो यहाँ पर हम इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। ठीक है, हो जाएगा हमारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। देखो मैं तुमको बताया था, अगर तुम इसमें इस डायरेक्ट इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, किसके द्वारा उस स्त्री को सुखी करना, किसकी छाया के द्वारा। तो यहाँ पर मैं तुमको बताया था ना, ये देखो लास्ट लाइन कि अगर तुमको जाता कोई जलद, अगर तुमको कोई बादल व्योम में जाता दिखाई दे तो उसे लाकर उसकी छाया के द्वारा उस स्त्री को सुखित करना। यानी कि अगर कोई बादल, क्या है बादल, बादल की छाया के द्वारा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा, वही यानी कि बादल के द्वारा छाया करने को कहा है। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा कौन सा है, कृषक ललना में, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा। कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा। देखो कृषक ललना का अर्थ होता है किसान की स्त्री, पर हमारे उत्तर प्रदेश में मतलब कि हमारे इस इंडिया में मतलब भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ललना का मतलब पुत्री भी होता है। ठीक है, खैर कोई भी हो, यहाँ पर संबंध बता रहा है काकी के, तो यहाँ पर जो हमारा समास होगा वो कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। इसमें जो हमारा समास होगा क्या होगा, कृषक ललना में तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, हो गया हमारा, आसानी से हो गया। तो आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, आप सभी लोग समझ गए होंगे कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे व्याख्या लिखना है और गद्यांश कैसे पहचानना, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप सभी लोग जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है मैंने वो भी बता दिया। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं जल्द करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से करवाऊंगा। सभी लोग लाइक कर देना आज की इस वीडियो को, मेहनत लगी है भाई इस वीडियो को बनाने में। साथ ही साथ फ्री में नोट्स एंड PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है, जाकर फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लो। धन्यवाद, पढ़ते लिखते रहना, बाय बाय।